हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में कॉल एंड पेट्रोलियम के चैप्टर्स में हम जिन जिन पॉइंट्स की स्टडी करने वाले हैं उन पॉइंट्स को देखा था। और जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने रिसोर्सेज क्या है उसके बारे में जान लिया था कि रिसोर्सेज क्या है। और हमारे सिलेबस में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से टाइप्स के थे, इनएग्जिस्टेबल और एग्जिस्टेबल, 2 टाइप्स के हमने रिसोर्सेज देखे थे। कि जो इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड होते हैं, उनका हम कितना भी यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपको सनलाइट एंड एयर बताया था। और जो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज थे वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएंगे और उनके वापस फॉर्मेशन करने में मिलियन ईयर्स का टाइम लग जाता है। तो इनका फॉर्मेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो हमें इनका यूज़ केयरफुली करना चाहिए। तो वो एग्जिस्टेबल जो रिसोर्सेज थे वो मैंने आपको बताए थे कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हमारे जो इस सेशन में हम हमारे एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज कॉल के बारे में स्टडी करेंगे कि कॉल क्या है। तो देखो बेसिकली कॉल जो है एक ब्लैक कलर का बहुत हार्ड मटेरियल होता है। और कोल जो है हमने मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में देखा था कि कोल क्या है, एक नॉन मेटल। यानी कोल में बेसिकली कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, कोल में बेसिकली कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। अब कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है और कोल एक बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है। कोल का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कोल का यूज़ पहले जो ट्रेन्स चलती थी उनमें स्टीम इंजन होता था, तो उसके अंदर क्या किया जाता था, कोयले को बर्न किया जाता था, उससे जो हीट मिलती थी उसी से ट्रेन चलती थी। और या फिर कोल का हम यूज़ करते हैं जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर कोल का यूज़ करके किसका फॉर्मेशन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखो कोल क्या है, कोल इज एज हार्ड एज स्टोन, एक हार्ड स्टोन के जैसा होता है, एंड इज ब्लैक इन कलर, बेसिकली ये ब्लैक कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल का फॉर्मेशन, कोल का यूज हम किस में करते हैं, फूड कुक करने में भी करते हैं, एज ए फ्यूल इसका यूज किया जाता है। क्योंकि देखो जो हमारा कोल है उसका फॉर्मेशन किससे होगा, प्लांट एंड एनिमल्स की जो डेड बॉडी है, प्लांट एंड एनिमल्स की जो डेड बॉडीज है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडीज होगी, इनकी डेड बॉडीज क्या करेगी, बहुत टाइम पीरियड के बाद किसका फॉर्मेशन करती है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है जिसे हम नेम देंगे कॉल। इसके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होगा वो हम हमारे नेक्स्ट स्टेप में स्टडी करेंगे। देखो अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, यानी रेलवे में जो रेलगाड़ी ट्रेन्स वगैरह जो हैं उनको चलाने में भी कॉल का यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कॉल इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्री में कॉल का एक इम्पोर्टेंट यूज किया जाता है। देखो कॉल एक फॉसिल फ्यूल क्यों है, क्योंकि कॉल का फॉर्मेशन फॉसिल से कर रहे हैं। और हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था कि फॉसिल्स क्या होते हैं, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हमारे सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनकी जब डेड बॉडीज सॉइल में डिकम्पोजिशन होता है, तो डिकम्पोजिशन उनका कंप्लीटली नहीं होने पर, जब उनका कंप्लीटली डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो वो लगातार अर्थ में डेप्थ में जाकर किसका फॉर्मेशन करेगी, कॉल का। तो यानी जो कॉल है वो डेड बॉडी से बन रहा है तो इसे बोलेंगे हम फॉसिल। और फ्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम कॉल का यूज एनर्जी डिराइव करने के लिए हम कॉल का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम कॉल को क्या बोलते हैं, एक फॉसिल फ्यूल। जो कॉल है वो एक फॉसिल फ्यूल है। अब कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कोल के फॉर्मेशन की प्रोसेस देखो क्या होती है, बहुत एक लंबे टाइम पीरियड के बाद कोल का फॉर्मेशन होता है, लगभग 300 मिलियन ईयर अगो। 300 मिलियन ईयर का टाइमिंग इसमें लगता है कि 300 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था कि जो हमारी अर्थ है, मान लो कि ये यहाँ पर स्वैम्प एरिया है, इस स्वैम्प एरिया के चारों ओर वेटलैंड है ये सारा,
वेटलैंड। और ये जो वेटलैंड है इसके चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट थे, और ये जो प्लांट्स थे यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट थे। और जो इससे दूर लैंड है, स्वैम्प एरिया और जो वेटलैंड है, इससे दूर जो प्लांट प्रेजेंट है, ये सभी प्लांट्स यहाँ प्रेजेंट है। ये प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ग्रो करके फुली जब मैच्योर होंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद जब इनकी डेथ होगी, जब इन प्लांट्स की डेथ होगी तो डेड प्लांट्स क्या होंगे, यहाँ रह जाएंगे। और इनके ऊपर बाद में या फिर जो लैंड पर जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो जब नेचुरल फेनोमेनस होंगे, यानी अर्थक्वेक्स होंगे या फिर फ्लूडिंग होगा, तो उस प्रोसेस के बाद वो सभी प्लांट्स वगैरह जो है वो इस वेटलैंड में आकर यहाँ डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद इनके ऊपर, मान लो ये एक प्लांट है, जो वेटलैंड है इसके चारों तरफ जो प्लांट्स प्रेजेंट थे, ये प्लांट्स डेड हुए, ये प्लांट्स डेड हुए। जब ये प्लांट्स डेड हुए तो इनके ऊपर एक सॉइल की कवरिंग आएगी, ये इनके ऊपर सॉइल का कवरिंग प्रेजेंट होगा। सॉइल का कवरिंग बनने के बाद ये इन्वायरमेंट की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, या कहीं और से यहाँ पर वाटर आएगा, ये यहाँ पर वाटर आया। जब इस पर वाटर आएगा तो यहाँ क्या होगा, वापिस से सॉइल वाटर प्रेजेंट, तो यहाँ फिर से क्या होगा, अब न्यू प्लांट आ जाएगा। अब यहाँ पर वापिस से न्यू प्लांट्स ग्रो करने लग जाएंगे, न्यू प्लांट्स फिर से ग्रो करेंगे। फिर से इन प्लांट्स की एक टाइम पीरियड के बाद फिर से इन प्लांट्स की डेथ होगी और इनके ऊपर सॉइल का लेयर प्रेजेंट होगा और फिर इन्हें मॉइस्चर मिलेगा, फिर यहाँ प्लांट्स आ जाएंगे। तो मतलब जब एक एरिया में जो प्लांट्स प्रेजेंट है वो मैच्योर होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब उनकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद उनके ऊपर सॉइल के लेयर आएगा और जो हमारे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है वो इनका डिकम्पोजिशन करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब कंटिन्यू वहां खाली जगह पे फिर प्लांट आएगा, फिर उसकी डेथ होगी, फिर वापस से सॉइल का लेयर आएगा, वापस उन्हें वाटर मिलेगा, फिर न्यू प्लांट ग्रोथ करेगा। तो जो स्टार्टिंग में जिस प्लांट की डेथ हुई थी वो प्लांट धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर लास्ट प्लांट है, स्टार्टिंग में इस प्लांट की डेथ हुई थी, तो ये जो लास्ट वाला जो सबसे पहले जिस प्लांट की डेथ हुई थी वो प्लांट धीरे धीरे अर्थ में डेप्थ में जाएगा, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, यानी उसका ऑक्सीजन से कनेक्ट नहीं रह पाता है। जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इनका डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएंगे, फुली डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, धीरे धीरे जब फिर वापस से वहां पर और प्लांट्स की जब डेथ होती जाएगी, सॉइल का लेयर आएगा, उन्हें वाटर मिलेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जो सबसे लोवेस्ट जो प्लांट जिनकी डेथ हुई थी वहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो हाई प्रेशर होगा, और जब अर्थ में डेप्थ में टेम्परेचर हमेशा हाई होता है तो उस हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, यानी एयर की एब्सेंस, देखिए यहाँ क्या क्या फैक्टर आएंगे, यहाँ एयर एब्सेंस, एयर की एब्सेंस में, और हाई टेम्परेचर हाई, एंड प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर और एयर की एब्सेंस में क्या होगा, इनका अब ये एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। कौन करता है, प्लांट्स के जो डेड बॉडीज हैं उन्हीं से होगा, उनका डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं होने के कारण। तो ये जो प्लांट के जो डेड रिमेन्स बचते हैं, जब डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा तो लास्ट में क्या बचते हैं, प्लांट डेड रिमेन्स। ये जो डेड रिमेन्स हमारे पास बचेंगे, इन डेड रिमेन्स में इन्हीं से क्या होता है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है जिसे हम कोल कहते हैं। तो ये जो कोल है ये एक एनर्जी का सोर्स रहता है और इससे हम एनर्जी डिराइव करके इसका डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है। और ये जो कोल है, यानी जो प्लांट्स की जो डेड रिमेन्स होगी, इन डेड रिमेन्स के अंदर
कार्बन प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम प्लांट्स के लिए जो स्केलेटन एलिमेंट है वो हम कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो डेड रिमेन्स है वो एक ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर क्यों है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बन जो है, यही कार्बन बाद में एनर्जी देता है। तो जो कोल का जब हम बर्न करते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी आता कहाँ से है? कोल के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो। और कोल के अंदर एनर्जी कहाँ से आया? वो आया प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स है उनमें जो कार्बन प्रेजेंट है, यानी वो कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज भी हो सकता है। तो इन सब से जो एनर्जी है प्लांट के जो डेड रिमेन्स है उनसे एनर्जी किस में आया? कोल में आएगा। और कोल से एनर्जी जब आप उसे बर्न करोगे तो आपको हीट के रूप में एनर्जी मिलता है। तो आप जो नेक्स्ट क्लासेस आप उनमें स्टडी करेंगे कि एनर्जी को ना तो हम डिराइव कर सकते हैं और ना ही हम उसे फुली लॉस हो सकता है। उसका एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो जो कोल है, जैसे इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि ये एक लैंड है, उस पे प्लांट्स थे। जब इन प्लांट्स की डेथ हो गई इन प्लांट्स की, फिर से उनके ऊपर सॉइल का कवरिंग आएगा और फिर वो इन्वायरमेंटल मॉइस्चर या उन्हें कहीं से वाटर मिलेगा रेन वगैरह से। तो जब उन्हें वाटर मिलेगा तो वहां पर वापस से प्लांट की ग्रोथ होगी, मैच्योर होगा, फिर से प्लांट की डेथ होगी, फिर से सॉइल की कवरिंग आएगी। तो ये प्रोसेस एक बहुत टाइम तक कंटिन्यू चलती रहती है। तो जो स्टार्टिंग में जिस प्लांट की डेथ हुई थी वो प्लांट्स लगभग 300 मिलियंस के ईयर के बाद कोल का फॉर्मेशन कर देता है। तो कंटिन्यू जब डेथ होएगी, प्लांट्स की डेथ होगी, कंटिन्यू उसके ऊपर लेयरिंग प्रेजेंट होती रहती है, सॉइल की लेयर, मिनरल्स की और मड की जो लेयर है वो प्रेजेंट रहेगी। फिर वहां पर फिर से नए प्लांट ग्रो करेंगे क्योंकि जगह खाली, सॉइल मिल गया, फर्टिलिटी हो गई और उन्हें फिर से वहां प्लांट ग्रोथ करेंगे, फिर से उन प्लांट की डेथ होगी। तो इस प्रकार से क्या होगा? कंटिन्यू लेयर्स बनती जाएगी। तो नीचे की जो लेयर्स है उस पर प्रेशर हाई हो जाएगा और अर्थ में टेम्परेचर भी हाई रहेगा, जिसके कारण वहां पर और एयर का जो एब्सेंट हो जाए, एयर वहां एब्सेंट होगी क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्ट नहीं रह पाता है उस डेप्थ में। तो उसकी प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसे कि हम बोलते हैं कोल। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो देखो, अबाउट 300 मिलियंस year ago the earth had dense forest in low-lying wetland areas। जो wetland areas थे उन पे बहुत dense forest थे पहले अर्थ पर। due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil। ये जो फ्लूडिंग वगैरह या अर्थक्वेक्स के कारण इन प्लांट्स की डेथ हुई, ये सॉइल में मिक्स हो गए, वहां पर डिकम्पोजिशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में। लेकिन जब कंटिन्यू प्लांट्स की डेथ होती जाती है तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो वहां लिविंग नहीं रह पाते और उनका फुली डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। तो ये जो फुली डिकम्पोजिशन नहीं होने पर हमें क्या मिलता है? प्लांट्स के डेड रिमेन्स मिलते हैं और इन डेड रिमेन्स में कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, इसके ऊपर सॉइल का डिपोजिशन होगा, दे आर कंप्रेस्ड होंगे। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज द सैंक डीपर एंड डीपर, धीरे धीरे ये बहुत गहराई में चले जाते हैं। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। यानी फिर ये धीरे धीरे जो प्लांट के डेड रिमेन्स हैं, जब इनका फुली डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है तो ऐसी सिचुएशन में ये जो डेड रिमेन्स हैं वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसे कि हम बोलते हैं कोल। तो नेक्स्ट देखो कि जो कोल का प्रोसेस है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए हमें कोल का यूज केयरफुली करना चाहिए क्योंकि अगर एक बार कोल खत्म हो गया तो फिर से इसका फॉर्मेशन होने में एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता है। तो फिर नेक्स्ट देखो, जब हम कोल, हमारा जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है
उसमें बहुत टाइम लगता है। हमारा देखो जो कोल माइन है उनमें क्या होता है, कोल माइन में कोल माइन से जो है वहां कोल माइन के अंदर बहुत सारा कोल प्रेजेंट होता है, वहां से कोल को निकाला जाता है, उस कोल का यूज डिफरेंट प्रकार की फिर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कोल एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, मेनली कोल के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, जो मैक्सिमम जो इसमें क्वांटिटी होती है वो कार्बन की होती है। दिस स्लो प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लांट के डेड रिमेन्स होंगे, प्लांट के डेड रिमेन्स क्या करेंगे, प्लांट के डेड रिमेन्स एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाएंगे, ब्लैक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बनेगा, इसी ब्लैक कलर के सब्सटेंस को हम कोल बोलते हैं। तो जो प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स है उनसे कोल का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो देखो फिर से, एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, जो डेड वेजिटेशन का है उसका किसमें कन्वर्जन होगा, कोल में होगा, इसी प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये डेड रिमेन्स से बन रहा है, प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स है उनसे इनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम फॉसिल बोलते हैं। और फ्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इससे एनर्जी डिराइव करते हैं, इसलिए हम इसे फ्यूल बोलते हैं। ए फॉसिल फ्यूल व्हेन हीटेड इन एयर, जब कोल को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो जब कार्बन किसमें प्रेजेंट है, आपका जो कोल है उसमें बेसिकली कार्बन है, जब आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है प्लस हीट डिराइव होती है। तो इस हीट का यूज हम डिफरेंट टाइप्स में कर सकते हैं, पावर प्लांट्स में किया जाता है, ट्रेन्स वगैरह में किया जाता है इस हीट का यूज, लेकिन इससे एक बहुत पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन होता है। तो जो कोल है, अगर आप इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप इसे बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और अगर आप इसे ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर आप इसे बर्न करते हैं तो इससे कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं वो देखिए। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, लेकिन जब कोल को हम ऑक्सीजन की एब्सेंट में इसको जब बर्न करते हैं तो 3 टाइप्स का हमारे पास जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें। फर्स्ट देखो क्या है, कोक, सेकेंड कोल तार एंड कोल गैस का फॉर्मेशन होता है। जो कोक है वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, कोल तार लिक्विड फॉर्म में, और जो कोल गैस है वो गैस की फॉर्म में होती है। तो जो कोक है, जब कोल को बर्न किया जाता है तो पॉइजनस गैस रिलीज होती है, बट जो कोक है वो कोल का सबसे प्योर फॉर्म में होता है, क्योंकि जब कोल को हम एयर की एब्सेंस में उसे बर्न करेंगे तो उसमें से कोल तार और कोल गैस को अलग करने के बाद ही हमारे पास कोक बचता है। तो कोक को जब बर्न किया जाता है तो बहुत कम क्वांटिटी में पॉइजनस गैस रिलीज होगी। तो जो कोक है वो सबसे प्योर फॉर्म है कोल का, यानी इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में ओनली फॉर कार्बन प्रेजेंट होता है। कोल तार लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये एक ब्लैक कलर का बहुत थिक फॉर्म में लिक्विड होता है, और इसमें बहुत इसका यूज पहले किस में किया जाता था, रोड वगैरह के बनाने में किया जाता था, लेकिन रोड अब बनाने में किसका फॉर्मेशन किया जाने लगा है, बिटुमिन का यूज किया जाने लगा है। और जो हमारा कोल गैस है,
कोल गैस का यूज देखो, पहले जब तक नेचुरल जो एलपीजी गैस थी, जब तक नेचुरल गैस नहीं थी, जब तक हमारे पास नेचुरल गैस नहीं थी, तब तक हम कोल गैस का जो यूज है वो स्ट्रीट लाइट को ऑन करने में कोल गैस का यूज किया जाता था। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी से स्ट्रीट लाइट वगैरह जलती है, लेकिन पहले कोल गैस का यूज किया जाता था। तो बेसिकली जब कोल को आप एयर की एब्सेंस में उसे बर्न करते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह में जब इसको बर्न किया जाता है तो कोक, कोलतार और कोल गैस का फॉर्मेशन होता है। तो जो इसका सबसे जो प्योर फॉर्म है वो होगा कोक। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोक। इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, एक ब्लैक कलर का ये सब्सटेंस है, सबसे प्योर फॉर्म है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म होता है। Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. जो कॉक है इसका यूज कहाँ किया जाता है? स्टील की मैन्युफैक्चर में, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, बहुत से मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी कॉक का यूज किया जाता है। और इसके कैरेक्टर्स क्या है? ये टफ होता है, पोरस एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। कोक का फॉर्मेशन जब कोल को बर्न करने के बाद उसे कोलतार और कोल गैस को जब अलग कर लिया जाता है तभी कोक का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोलतार। कोलतार किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है और इसमें बहुत अनप्लीजेंट एक स्मेल आता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, लगभग 200 सब्सटेंसेस का ये एक मिक्सचर है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार आर, कोलतार से कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं? सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, रूफिंग मटेरियल्स, पेंट्स एक्सेट्रा, इन सब ये सब हमें कोलतार से ऑब्टेन होते हैं। जो हम वुलन के कपड़ों को या फिर हमारी जो अच्छी ड्रेसेस होती हैं उनको हम मॉथ और इंसेक्ट्स की से उनको सेफ रखने के लिए उनके अंदर नेफ्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं। तो वो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं उनका फॉर्मेशन भी कोलतार से ही होता है। Naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from कोलतार। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं वुलन कपड़ों को या फिर कुछ हमारे अच्छी ड्रेसेस को रखने के लिए हम नेफ्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं, वो भी हमें कोलतार से ही मिलती है। कोलतार एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बहुत थिक लिक्विड है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कोल गैस, कि कोल गैस क्या है? Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke। तो कोल गैस जो है जब आप कोल का बर्न करके उसे जब कोक का फॉर्मेशन करते हैं तभी कोल गैस हमें मिलती है। तो जब कोल को बर्न करेंगे उससे कोक को आप सेपरेट करते हैं तभी एक गैस का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कोल गैस बोलते हैं। इट इज यूज्ड ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। इस कोल गैस का भी यूज जो है बहुत से इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो जब आप कोल एक हमारा फॉसिल फ्यूल है, ये फॉसिल फ्यूल क्यों बोला है इसको हमने इसको फॉसिल फ्यूल क्योंकि ये प्लांट की हमें डेड रिमेन से हमें मिल रहा है। तो डेड रिमेन्स में बेसिकली कार्बन प्रेजेंट है। तो कोल में सबसे जो मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा। कोल्स को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसे जब जलाएंगे तो हमें हीट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, इसीलिए हम इसे फ्यूल बोलते हैं क्योंकि हम इससे एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। और जब प्लांट्स की कंटिन्यू जब वेटलैंड में जो प्लांट्स हैं वो जब डेथ होती है और जो नॉर्मल लैंड पर जो प्लांट्स है वो अर्थक्वेक और फ्लूडिंग की प्रोसेस के बाद या नेचुरल फिनोमेनन की प्रोसेस के बाद जब वो प्लांट्स अर्थ सॉइल के अंदर डिकम्पोजिशन
उनकी डेथ होने के बाद जब उनका डिकम्पोजिशन होता है, और कंटिन्यू जब डेथ होती रहती है तो डिकम्पोजिशन भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले और प्लांट्स, जो न्यू प्लांट्स उस खाली जगह में जो ग्रो कर रहे हैं उनकी डेथ होगी, और फिर से वो उसकी एक सॉइल का लेयर आएगा, उन्हें वाटर मिलेगा, फिर वहां प्लांट, तो जो सबसे नीचे जो प्लांट्स आ जाएंगे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उनका डिकम्पोजिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लांट्स के डेड रिमेन्स बच जाते हैं वो एक ऑर्गेनिक मैटर ही है, और उस ऑर्गेनिक मैटर यानी जो ये प्लांट्स के डेड रिमेन्स है वो बहुत टाइम बाद एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हमने बोला है कोल। और जब कोल को आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको बर्न करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो है कॉक, कोल तार एंड कोल गैस। जो कॉक है वो एक सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोल तार लिक्विड फॉर्म में, और कोल गैस एक गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो कॉक है वो सबसे प्योर फॉर्म है कार्बन का, क्योंकि जब हम कोल को बर्न करके जब उससे कोल तार और कोल गैस को सेपरेट करने के बाद हमारे पास कॉक बचता है। तो कॉक जो है सबसे प्योर फॉर्म है। कोल तार एक ब्लैक का बहुत थिक लिक्विड है, अनप्लीजेंट इसका स्मेल होता है। पहले इसका यूज जो है, इसका यूज बहुत सी इंडस्ट्रीज में किया जाता है, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। और जो कोल गैस है, जब हम कोल से कोक को सेपरेट कर रहे होते तभी कोल गैस का फॉर्मेशन होता है। तो आज का जो सेशन था उसमें हमने कोल के फॉर्मेशन की क्या प्रोसेस है, उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी किया है। और जो हमारा अपकमिंग सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा पेट्रोलियम के बारे में, कि पेट्रोलियम का क्या है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका रिफाइनिंग क्या है, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, और जो नेचुरल गैस हमारा नेक्स्ट जो इसमें एग्जिस्टेड रिसोर्सेज रहेगा कोल और पेट्रोलियम के बाद वो रहेगा नेचुरल गैस, की नेचुरल गैस क्या है। तो नेक्स्ट सेशन में हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के टॉपिक के साथ मिलते हैं। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।